तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो रिसोर्सेस हैं, जैसे कोयला हो गया, जंगल हो गया, पानी हो गया, ठीक है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो हम उतना ही यूज़ करें ताकि लोगों को नुकसान भी ना हो, और जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो इसको बहुत बेहतर ढंग से चला पाए। तो उसी को हम लोग सस्टेनेबल कहा करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो बहुत ही बेहतर टॉपिक है ये हम लोगों का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इसका बहुत जिक्र होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें क्या क्या देखेंगे वो देखते हैं। तो करेंट डेवलपमेंट लेवल क्या है इसका। तो द पैसेज सपोजेस अ कंट्री इज ऑलरेडी क्वाइट डेवलप्ड, implying that further development or at least maintenance of the current level is desired। तो वही बात बताए कि हम लोग उस तरह से मतलब जो भी रिसोर्सेस हैं उसको हम सही ढंग से मेंटेन करें, ताकि जितनी ज़रूरत है उतना ही हम करें, उसका अनवांटेड यूज़ ना करें, ताकि आने वाले जो पीढ़ियाँ हैं उसको सही ढंग से इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। अभी इसमें वार्निंग ऑफ अनसस्टेनेबिलिटी हुआ है, यानी कि अभी हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा स्थितियाँ गड़बड़ हुई हैं। कैसी हुई हैं ये भी हम लोग देखते हैं। साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th century that the present time and level of developments are not sustainable. This implies that the current trajectory of development may lead टू डिट्रीमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस इन द फ्यूचर। तो जो हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोयला का पथारी यूज हो रहा है, जंगल पे जंगल काटा जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको दिक्कत होने वाली है रिसोर्सेस को लेकर, ठीक है। अब इसमें बात आता है एक रिन्यूएबल सोर्सेस को लेकर। तो रिन्यूएबल सोर्सेस हम किसको कहते हैं, जिसको आप दोबारा फिर से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक बार हमने यूज किया फिर उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो इस रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में से ग्राउंड वाटर, ज़मीन में जो पानी होता है, उसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर डालते हैं। ये क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। कौन, जो हमारा ग्राउंड वाटर है, यानी ज़मीन के अंदर जो पानी है, ठीक है, उसको हम रिन्यूएबल के अंदर पे डाल के रखते हैं, ठीक है। अब बात इसमें क्या आती है, तो अब बात आएगा, इसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेस के रूप में देखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस के रूप में देखते हैं। अब बात यहाँ पर है कि वाइल दीज रिसोर्सेस आर रिप्लेनिश बाय नेचर, ओवर यूज कैन डिप्लीट देम। तो ठीक है, बार बार पानी हमको मिल जा रहा है, लेकिन इसका अगर आप ओवर यूज़ करोगे तो कहीं ना कहीं ये समाप्त हो जाएगा, डिप्लीट हो जाएगा, और आने वाली फ्यूचर को क्या करेगा, दिक्कत कर सकता है। सो दिस इंडिकेट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग रिन्यूएबल रिसोर्सेज सिस्टमली टू अवॉइड डिप्लेशन। तो हम लोग क्या करें, इसका मतलब सही से इस्तेमाल कर सकें, उस तरह का कीजिए, मिसयूज़ मत कीजिए ग्राउंड वाटर को या उस पानी को। देख रहे हैं पानी का किल्लत लगभग सब जगह पर आ रहा है। तो चलिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ये होता है कि जो आपके पास रिसोर्स है वो अचानक से ख़त्म हो जाना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे क्योंकि इसकी जो लिमिट है, मतलब एक सोर्स जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, अगर आप ज़्यादा यूज करोगे तो ख़त्म हो जाएगा और आने वाले फ्यूचर जनरेशन को इसको क्या है, दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है, इसको कंजर्व करने का प्रयास करना है, ना कि इसको मतलब हम लोग ऐसा यूज करें कि ये ख़त्म हो जाए। जैसे कोयला है, तो कोयला बहुत जल्दी नहीं बनेगा, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस है, मतलब वो तुरंत नहीं बन पाएगा, आप उसको यूज़ करेंगे ख़त्म हो जाएगा। अभी फिर इसमें हम लोग देखते हैं कि ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, मतलब कि पूरी दुनिया में इसका असर किस तरह से पड़ रहा है, क्या इसका डिमेरिट हो रहा है, वो देखेंगे हम लोग। तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन अफेक्ट एवरीवन, यानी कि जिस तरह से इन्वायरमेंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो इससे सभी को प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज में भी हो रहा है, चाहे वो जैसे स्टेट जो है झारखंड है, बिहार है,
ठीक है, या फिर जो पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चाइना है, वो सब प्रभावित होगा इससे। तो बहुत बड़ा फैक्टर है इसका असर बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाला है, ठीक है। सो दिस अंडरस्कोर्स द इंटरकनेक्शननेस ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड द necessity for international cooperation in addressing them, ठीक है। अब दूसरा आता है interdisciplinary collaboration। तो sustainability of development is a multidisciplinary field involving scientists, economists, philosophers and other social scientists working together. This collaborative approach is essential for addressing complex sustainability challenges। तो अब इसको समझना है कि जो इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अलग अलग लोग जैसे कि साइंटिस्ट लोग, इकोनॉमिस्ट लोग, फिलोसफर्स लोग और जो सोशल साइंटिस्ट लोग हैं, ये सब एक साथ मिलके काम करते हैं, एक साथ वो कलेक्ट हो जाते हैं, कलेक्टिवली एक हो जाते हैं, कोलैबोरेट हो जाते हैं। और इससे क्या होता है कि ये जो रिसोर्सेज है, जो चैलेंजेबल है, जो ख़त्म होने के कार में है, उस पर मिलके ये अच्छे से क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं पेरेनियल क्वेश्चन ऑफ द डेवलपमेंट। द डिबेट ऑन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस इज ऑनगोइंग। इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज नीड टू continually questions where they want to go and what their goals are, indicating that the pursuit of the sustainable development requires ongoing reflection and adaptation, ठीक है। तो डेवलपमेंट के लिए हम लोग लगातार इस पे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, इसके मिनिमाइज़ को हम कैसे रोक सकते हैं, वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है। तो पानी और जो जंगल है बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस पर खासा गवर्नमेंट का एक रहता भी है प्रयास। तो इसमें कोई खास ज़्यादा नहीं रहा है, तो अब इसमें हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और थोड़ा सा दुरुस्त करेंगे अपने नॉलेज को। तो अब यहाँ पे टेस्ट योर नॉलेज आता है। तो टेस्ट योर नॉलेज में हम लोग देखते हैं कि कितना आप सीख पाए हैं और कहाँ पे माइंड को स्ट्रैक करना है। तो व्हाट इज़ द मेन कंसर्न रेज्ड बाय साइंटिस्ट्स रिगार्डिंग द करेंट टाइप एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन ए कह रहा है कि ओवर पॉपुलेशन, बी कह रहा है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सी कह रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और डी कह रहा है टेक्नोलॉजिकल स्टैंडर्डाइजेशन। क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन बी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहा है कि विच टाइप ऑफ रिसोर्स इज ग्राउंड वाटर क्लासिफाइड एज। ग्राउंड वाटर को किस तरह का रिसोर्सेज के रूप में कंसिडर किया गया है? ऑप्शन ए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, पेरिशेबल या सिंथेटिक। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसका सही जवाब है बी यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ओके। 3 क्वेश्चन है, हाउ डू साइंटिस्ट्स, इकोनॉमिस्ट्स, philosophers and social scientists collaborate in addressing sustainability challenges। ऑप्शन ए कह रहा है कि मतलब जो साइंटिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट्स हैं, फिलोसफर्स हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, वो किस तरह से कोलैबोरेट किए हुए हैं सस्टेनेबिलिटी चैलेंज को एड्रेस करने के लिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि थ्रू द कॉम्पिटिटिव रिसर्च, थ्रू द इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन, सी थ्रू द गवर्नमेंट मैंडेट्स और डी थ्रू द इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप। ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बी, थ्रू द इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन के माध्यम से वो एक दूसरे से कोलैबोरेट हुए हैं। अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में क्या ओवरऑल किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल डेवलपमेंट। ये प्रश्न आया भी था, हमारे हेडिंग में था कि नेशनल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हो। तो क्या हम लोग देखे थे कि नेशनल डेवलपमेंट रिफर्स टू द, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स। यानी कि जो देश में जो सिटीजन्स रह रहे हैं, जो नागरिक रह रहे हैं, ठीक है, उनका इम्प्रूवमेंट बढ़ रहा है कि नहीं, उसकी एबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ नेशन। तो ये नेशन के पास एबिलिटी होनी चाहिए,
ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ नेशन, ताकि इम्प्रूव कर सके, टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, यानी कि जो भी देश है वो इतना सक्षम रहे कि वहाँ जो भी उस देश में रह रहे हैं लोग, उसके जो सिटीजन है, जो नागरिक हैं, उनका इम्प्रूवमेंट दिखना चाहिए, उनकी जीविका जो है उनकी बेहतरी होनी चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट तो ये लिख लेना है, ठीक है, कि द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द लिव्स ऑफ इट्स सिटीजन्स, अगर पूछा तो। दूसरा पॉइंट है कि मेजर्स ऑफ इम्प्रूवमेंट में भी मटेरियल, तो जो भी इम्प्रूवमेंट होगा हो सकता है कि मटेरियल रूप में आप देखेंगे, सच एज एबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर इटीसी, कि उनका हेल्थ केयर कैसा है, उनका एजुकेशन कैसा है, उनका पर कैपिटा इनकम कैसा है, इन सब चीज़ों का माध्यम से हम लोग नेशनल डेवलपमेंट को मेज़र करने का प्रयास करते हैं। ये सब एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया भी था, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसका एक एग्जैक्ट हम लोग आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट compromising the ability of future generations to meet their own needs। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या बोल रहा है कि डेवलपमेंट होना चाहिए दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कह रहा है कि जो भी ज़रूरत है वर्तमान में, जैसे कि हम लोग अभी हैं, अभी हमको ज़रूरत है कोयले का, तो कोयले का हम यूज करेंगे, लेकिन विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ऑन नीड्स। लेकिन हम उस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे कि अगर हम अभी कोयला का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको ये भी देखना है कि आपकी आने वाली जनरेशन या आपका जो समय जब दौर आएगा, तो आपको भी अगर कोयला से कोई काम है, कोई एनर्जी का काम है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके लिए भी वो चीज़ बचनी चाहिए। अगर जंगल से आज हमें लकड़ी की आवश्यकता है, वो मेरी प्रेजेंट क्या है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना है कि पूरा का पूरा जंगल हम अपने लिए नहीं काट दें, हमें उतना ही करना है जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम फ्यूचर के लिए भी कुछ बेहतर छोड़ दें, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी छोड़ना पड़ेगा, ताकि उनको जब ज़रूरत होगा तो वो भी अपने हिसाब से उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी कि कहा जाता है एक तरह से कि हमने क्या किया है कि जो फ्यूचर जनरेशन है, यानी जो आने वाली पीढ़ियाँ, उनसे उधार ले रखा है रिसोर्सेज को। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो यही है, तो उनको आपको देना भी है, तो इस चीज़ का है, तो उसी को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि जो रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हो तो उसको इतना ही यूज करो जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है कि आने वाले जितनी भी फ्यूचर जनरेशन है उनको किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डज HDI रिफर। ठीक है, HDI का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो अभी अगर हम लोग नहीं भी पढ़े होंगे तो अभी पढ़ भी लेते हैं यहाँ पर। HDI, H का मतलब होता है ह्यूमन, D का मतलब होता है डेवलपमेंट, और I का मतलब होता है इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अब ये करता क्या है, क्या इसका काम है, ये भी हम लोग देखेंगे। तो इट इज़ अ कंपोसाइट स्टैटिक of the life expectancy, education and per capita income indicators which are used to rank countries in 4 tiers of human development। तो देखो ये एक तरह का संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये क्या करता है, लोगों का लाइफ किस तरह से है वो देखता है, उसका एक ग्राफ बनाता है, मतलब डेटा कलेक्ट करता है, लोगों की एजुकेशन सिस्टम कैसी है, उनका पर कैपिटा इनकम कैसा है, ये सब को इंडिकेट करने का काम करता है HDI। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये ज़्यादा बेटर माना जाता है, जिससे हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में देख रहे थे कि वो बना रहा था, पर कैपिटा इनकम के आधार पर तय करता था कि कंट्री कितना डेवलप्ड हुआ है नहीं हुआ है। लेकिन ये जो है HDI, ये आपका लाइफ स्टैंडर्ड लाइफ को भी चेक कर रहा है, एजुकेशन को भी चेक कर रहा है, पर कैपिटा इनकम को भी चेक कर रहा है। तो एक बहुत बेहतर आधार बनाता है, और इसके आधार पर ये डिसाइड करता है कि जो भी नेशन में या कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसी को हम कहते हैं HDI। ओके, चलिए आगे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे है कि हाउ इज BMI ऑफ अ पर्सन कैलकुलेटेड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके चैप्टर में इंक्लूड था। BMI, बॉडी मास इंडेक्स, फुल फॉर्म क्या होगा इसका, बॉडी मास इंडेक्स।
तो यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि नहीं? ओके, नहीं लिख दिया गया है। तो याद रखना है बॉडी मास इंडेक्स, मतलब ये क्या बताता है कि हेल्थ कैसा है लोगों का, मोटा है पतला है। तो अगर मोटापा निकालना है कि आप में मोटापा हावी हुआ है कि नहीं हुआ है, आप पतले हैं या कुपोषित हैं या मीडियम में ठीक ठाक हैं या फिर आप मोटे हो गए हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए BMI है, मतलब कि बॉडी मास इंडेक्स यूज़ हम लोग करते हैं। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है? तो इसके लिए तो पहली बात हम लोग को देखना है कि जो वज़न होता है, जो वेट होता है पर्सन का, वो केजी में रहना चाहिए। दूसरा, हाइट पर्सन का आपको चेक करना है, जो मीटर में होना चाहिए। और दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट ऑफ अ पर्सन। तो कैसे डिवाइड करेंगे? तो हम लोग अभी यहाँ पे देखते हैं, फॉर्मूला ही बना देते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेट को ऊपर रखिएगा, यानी कि WIGHT वेट, और नीचे उसका जो हाइट होगा आदमी का, उसको नीचे रख के उसका स्क्वायर कर दीजिएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है और इससे हमको क्या मिल जाता है? BMI मिल जाता है, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स मिल जाता है। अब इससे ये तय हो जाएगा कि आदमी कुपोषित है, ज़्यादा पतला दुबला है, या ठीक ठाक है, या ज़्यादा मोटा है, ठीक है। तो अब जैसे इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेके चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर वेट मान लो मेरा अगर है 20 kg, ठीक है, हमने 20 kg रख लिया, ठीक है, या इसको हम कर देते हैं 25। चलो इसको यहाँ पे कट कर देता हूँ, 80 kg रख लेता हूँ, ठीक है, और हाइट मेरा है 5 मीटर। अब इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 80 और 50। अब जो कट करने लायक है उसको रखेंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 50 25, ठीक है, तो ये आया। तो अब इसका हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन करके, तो और कैसे ये पूरा डेसिमल में कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, यानी कि 2.4। तो अब यहाँ देखना है कि अगर 25 आया BMI, ठीक है, अगर मोर देन 25 आ गया BMI, तो इसका मतलब कि वो ओवरवेट होगा, मतलब उसमें मोटापा हावी हो गया है। और अगर मान लीजिए कि उसका 18.5 से इफ़ द रिजल्ट इज़ लेस दैन 18.5, तो पर्सन क्या है कि उसको नॉरिश्ड की ज़रूरत है, मतलब कि कुपोषित है, उसको अच्छा आहार की आवश्यकता है, ठीक है। और अगर मान लिए 25 से नीचे और ये 18.5 के बीच में रहेगा तो वो ठीक ठाक है, लेकिन 25 अगर आ गया या 25 से ऊपर आ गया तो समझिए कि उसमें मोटापा जो है वो हावी हो चुका है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? BMI कहते हैं। और ये BMI आप लोग कैलकुलेट भी खुद से कर सकते हैं, सबका निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। तो इसके बारे में भी जिक्र हम लोग कर चुके थे। तो ये क्या होता है? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है कैसे डिफाइन किया जाता है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 year आउट ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रेन बॉर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। जैसे एक साल के अंदर 1000 बच्चा पैदा हुआ, ध्यान रखना, एक साल के अंदर, एक साल में 1000 बच्चा पूरे भारत में पैदा हुआ। अब जब वो तो जितना बच्चा पैदा हुआ, लेकिन एक साल के अंदर ही होना, उसका एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक साल के अंदर 1000 बच्चा पैदा हुआ, लेकिन किस बच्चा को काउंट करेंगे? जिस बच्चे का एक साल के अंदर होगा, ठीक है। तो जितना बच्चा एक साल के अंदर रहेगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये। और उसमें से ये भी देखना है कि कितना बच्चा मर गया इस 1000 में। एक साल वाला बच्चा एक साल के अंदर कितना मर गया, तो जितना मरेगा, जितना टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड डाई करेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोला करते हैं। अब अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? तो लिटरेसी रेट के बारे में भी हम लोग जिक्र कर चुके हैं कि प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द
एज ग्रुप ऑफ 7 years एंड अबव। तो ये हमें देखना है कि 7 साल और 7 साल से ऊपर के कितने सारे बच्चे जो हैं शिक्षित हो पाए हैं, लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, तो उसी को हम लोग लिटरेसी रेट कहा करते हैं। अगला आता है नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है। तो नेट अटेंडेंस रेशियो कैन बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन of 6 to 10 years age group attending school out of total number of children in the same age group। अब कह रहा है कि 6 से लेके 10 साल के उम्र के बच्चे कितना टोटल क्या कर रहे हैं, मतलब जैसे कोई भी मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे मान लो कुछ भी होगा, मान लो 100 स्टूडेंट है, तो 100 स्टूडेंट में से 6 से 10 साल के बच्चा मान लो कि 20 वहाँ पे क्या कर रहा है, बच्चा अटेंड कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि कितने सारे 6 से 10 साल के बच्चे जो हैं वो वहाँ पर स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, उसका अटेंडेंस कैसा है, इसी को हम लोग कहते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो।